नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हो गया है तो वो 2-3 डेट में ही खत्म हो जाएगा। अगर झूठा भी मुकदमा है तो ऐसे में वो मुकदमा आप मान के चलिए 3 से 4 साल तक आपको लड़ना पड़ेगा, तब जाके आप उसे साबित कर पाएंगे। जब सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाएंगी उसके बाद ही आप उस मुकदमे से बरी हो पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी तरीके होती हैं जिन तरीकों के जरिए अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा हुआ है तो उन्हें आप जल्द से जल्द समाप्त करा सकती हैं। तो ऐसे में आज मैं एक ऐसे तरीके के बारे में आपको बताने वाला हूं जिस तरीके के जरिए अगर आपके ऊपर झूठा 498A का मुकदमा हुआ है तो आप उसे जल्दी से जल्दी समाप्त करा देंगे, यानी झूठे मुकदमे को जल्दी से समाप्त करा देंगे। जो तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूं नॉर्मली वो ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है, अगर पता भी होता है तो ऐसे में डिटेल में नहीं पता होता है। तो इसी वजह से आज मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बता रहा हूं और साथ ही साथ किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन देना है उसकी ड्राफ्टिंग के बारे में भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनअकैडमी ने ला दिया है एक बम्पर ऑफर। यदि 19 फरवरी तक अनअकैडमी पे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI 10 कोड का यूज करती हैं तो आपको मिल सकता है 20% का आपके सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट। यानी जितना चार्ज आपके सब्सक्रिप्शन का होगा उस चार्ज में से आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर ना कीजिए, जितना जल्दी हो सके अपना सब्सक्रिप्शन बुक करिए और इस बम्पर ऑफर का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये ऑफर 19 फरवरी तक ही वैलिड होगा। अनअकैडमी पे गुजरात जुडिशरी सर्विसेज रैपिड लिंकिंग बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपके जो एजुकेटर होंगे तनसुख पालीवाल सर, अपूर्वा पुरोहित मैम, जगदीश चंद्रा सर, सूर्य प्रकाश सर और नारायण कुमार सर होंगे। ये जो बैच स्टार्ट होगा वो 18 फरवरी 2022 से स्टार्ट होगा, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। अनअकैडमी पे 9 फरवरी 2022 से एक और बैच स्टार्ट कर दिया गया है जो कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच फरवरी 2022 है, जो अनिल खन्ना सर और उनकी टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये जो भी बैचेज हैं वो आपके जुडिशरी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और उपयोगी सिद्ध होंगे। अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसमें 2 टाइप की टेस्ट सीरीज हैं, एक्सेलरेट 2.0 एंड चैलेंजर सीरीज। इन दोनों सीरीज का जो शेड्यूल है वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। इन टेस्ट सीरीज को फ्री में देके अपनी नॉलेज को और भी अनअकैडमी के साथ जुड़ के बढ़ा सकती हैं। तो अब देर किस बात की, जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी के साथ जुड़िए। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का जो चार्ज है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे और ASRI 10 कोड का यूज करके ऑफर का भी लाभ उठाइए। जो प्रक्रिया आज मैं आपको बताने वाला हूं उस प्रक्रिया के जरिए अगर आपके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया है, जैसे कि मान लीजिए 498A का, तो ऐसे में उस प्रक्रिया के जरिए आप अपने आप को जल्द से जल्द उस मुकदमे से बाहर निकाल सकती हैं। तो ऐसे में जो वो प्रक्रिया है जिसे मैं आपको बताने वाला हूं वो है डिस्चार्ज के जरिए। यानी अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो ऐसे में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा के आप अपने आप को डिस्चार्ज करा सकते हैं और मुकदमे से जल्दी बाहर आ सकती हैं। अब डिस्चार्ज एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे देना होता है, कौन से सेक्शन में दिया जाता है, इसके ऊपर मैं कई वीडियोस बना चुका हूं और आप लोगों को डिटेल में समझा चुका हूं। आप चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिन्हें आप देख के बारीकी से समझ सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन की जो ड्राफ्टिंग होती है उसे ही बताने वाला हूं। अब देखिए, ये जो ड्राफ्टिंग मैं आपको बताऊंगा वो जो मेरी किताब आ रही है लीगल गाइडर फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, उसी का एक टॉपिक है। यानी ये जो एग्जांपल मैं देने वाला हूं डिस्चार्ज एप्लीकेशन का, अपने बुक का एक टॉपिक उठा के मैं आज आपको समझा रहा हूं। ये जो मेरी किताब आ रही है वो ऐसे पतियों के लिए जो झूठे मुकदमों से काफी ज्यादा परेशान हैं, उनके हेल्प के लिए बनाई गई है। तो अगर आप इस बुक को बाई करना चाहती हैं तो ऐसे में डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। अभी ये जो बुक है उसकी प्री बुकिंग स्टार्ट की गई है, अभी जल्द से जल्द ये किताब आने वाली है। तो अभी आप अपना प्री बुक करा सकती हैं और किताब को मंगा सकती हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन को कैसे दिया जाता है, कैसे इसकी ड्राफ्टिंग होती है। तो चलिए अब मैं आपको समझा देता हूं कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग आप कैसे कर सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिस कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा होता है उस कोर्ट का आपको नाम लिखना होता है। जैसे आपका 498A के केस में मजिस्ट्रेट के कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो सबसे पहले आपको लिखना होता है
न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और जो इस जगह पे चल रहा होता है, जिस सिटी में चल रहा होता है, जिस जिले में चल रहा होता है, उसके बाद उसका नाम लिख देना होता है। उसके बाद आपको लिखना होता है प्रार्थना पत्र संख्या, यानी ये जो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं उसकी संख्या क्या है, तो ये ऑफिस के द्वारा आपको प्रदान की जाती है। सिर्फ आपको इतना लिख के और डैश लगा के छोड़ देना होता है। उसके बाद जो पक्षकार होते हैं उनका नाम लिखना होता है। जैसे मान लीजिए पति जो है उसका नाम है, उसके बाद बनाम स्टेट होता है, तो ऐसे में उसको लिख देना होता है। पति का जो पूरा एड्रेस है उसे लिख देना होता है। उसके बाद आपको जो मुकदमा आपका है उसकी संख्या लिखना होता है। उसके बाद आपको FIR नंबर लिखना होता है। उसके बाद धारा लिखनी होती है। फिर थाने का नाम लिखना होता है कि कौन से थाने में ये आपका मुकदमा है। फिर आपको जिले का नाम लिखना होता है और उसके बाद आपको एक हेडिंग में लिखना होता है प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 239 दंड प्रक्रिया संहिता, यानी जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन का प्रार्थना पत्र दिया जाता है जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में दिया जाता है, तो वो 239 CRPC के अंतर्गत दिया जाता है। अब उसके बाद आपको प्रार्थी लिख के निम्नलिखित निवेदन कर रहा है ये लिखना होता है। और उसके बाद देखिए आपको पैराग्राफ में लिखना होता है। जैसे पहले पैराग्राफ में लिखना होता है यह कि प्रार्थी के विरुद्ध FIR, जो FIR का नंबर है वो, उसके बाद कौन से थाने में है उसका नाम लिखना होता है, में पंजीकृत किया गया है, जिसमें प्रार्थी के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A लगी है और इस अपराध के लिए माननीय न्यायालय में पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया है, जिस पर न्यायालय ने संज्ञान लेके प्रार्थी को समन जारी किया है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय में हाजिर होकर अपना जमानत करा लिया है। अभी पत्रावली आरोप की कार्यवाही में है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ अब है यह कि मुकदमे की वादनी प्रार्थी की पत्नी है, जिसने प्रार्थी के ऊपर आरोप लगाया है कि वादनी के साथ हम प्रार्थी का विवाह 26 नवंबर 2018 को हुआ था। वह शादी में वादनी के पिता ने 15 लाख रुपया खर्च किया था। शादी के बाद जब वादनी प्रार्थी के साथ अपने ससुराल में रहने आई तो प्रार्थी और उसके घर वाले उससे दहेज की मांग करने लगे और उसके साथ मारपीट करने लगे और विभिन्न प्रकार की यातनाएं देने लगे। तब प्रार्थनी ने गोरखपुर महिला थाना में प्रार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। अब पैराग्राफ 3 है यह कि प्रार्थी की पत्नी ने जो मुकदमा में वादनी है वह स्वयं को प्रार्थी के साथ नहीं रखना चाहती है। विवाह के उपरांत उसने मुझे बताया था कि उसका विवाह उसके माता पिता ने उसके ऊपर दबाव बनाकर कर दिया है, जिससे कि वह पसंद करती है, उससे वो विवाह करना चाहती थी, लेकिन माता पिता ने उसके जबरदस्ती मुझसे उसका विवाह करा दिया है। फिर चौथा पैराग्राफ है यह कि प्रार्थी के ऊपर मुकदमा सिर्फ प्रार्थी को फंसाने व दबाव बना के मोटी रकम वसूल कर विवाह विच्छेद करने के वास्ते किया गया है। फिर पांचवा पैराग्राफ यह कि प्रार्थी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। फिर छठा पैराग्राफ यह कि प्रार्थी ने अपनी पत्नी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। फिर सातवां पैराग्राफ यह कि संपूर्ण चार्जशीट में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य व स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं है। फिर आठवां पैराग्राफ यह कि प्रार्थी के ऊपर कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। फिर नौवां पैराग्राफ यह कि प्रार्थी निर्दोष है और उसने कथित अपराध में झूठा फंसाया गया है। फिर 10वां पैराग्राफ यह कि प्रार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप बिल्कुल अस्पष्ट और गलत है और कथित अपराध से जोड़ने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं है। फिर 11वां पैराग्राफ यह कि प्रार्थी के विरुद्ध मुकदमे का विचारण का कोई ठोस आधार नहीं है। ऐसे में प्रार्थी के विरुद्ध लगे आरोपों में प्रार्थी को उन्मोचित किया जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को कथित अपराध में लगे आरोपों से उन्मोचित करने की कृपा की जावे। और उसके बाद प्रार्थी में पति और जो भी लोग ये प्रार्थना पत्र दे रहे हैं उनका नाम लिखना होता है। उसके बाद जो भी लोग अभियुक्त होते हैं, मान लीजिए एक आदमी दे रहा है, एक अभियुक्त है, तो अभियुक्त यदि कई लोग हैं तो ऐसे में अभियुक्त गण लिख के फिर दिनांक लिख देना होता है। अब देखिए मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है। अब जैसा आपका मैटर होगा उसी मैटर के हिसाब से, उन्हीं तथ्यों के हिसाब से आपको अपने प्रार्थना पत्र की ड्राफ्टिंग करनी होती है। तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बताया है कि इस प्रकार से आपको ड्राफ्टिंग करनी होती है। अब जैसा आपका मैटर होगा उस प्रकार से आप प्रार्थना पत्र ड्राफ्ट करेंगे और कोर्ट में लगाएंगे। डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो दिया जाता है वो तब दिया जाता है जब कोर्ट में चार्ज बन रहा होता है। इसके बारे में और भी ज्यादा अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि चार्ज कब बनता है, क्या होता है, तो मेरी जो किताब
किताब आ रही है लीगल गाइडर फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, उसे आप बाई कर सकती हैं, सारी चीजों को आप समझ सकती हैं। ये जो मेरी किताब आ रही है लीगल गाइडर फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, अगर आप उसे ले लेते हैं, पढ़ते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप अपने केस के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें समझ जाएंगे जिसे आप समझना तो चाहते हैं लेकिन आपको कोई बताने वाला नहीं है और उसकी वजह से आप मिसगाइड हो जाती हैं। तो ऐसे में इस किताब को आप लोग बाई करिए, पढ़िए, समझिए और अपने केस का खुद मास्टर बनिए, खुद लड़ने का प्रयास कीजिए ताकि आपके केस में आपका पक्ष मजबूत हो सके और झूठे केस करने वाली वाइफ को आप अच्छे से सबक सिखा सकें। तो आशा कर रहा हूं जो मैंने आपको जानकारी दी वो जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पर बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।